हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सूरज कुमार, तो जैसे कि कमेंट किए थे आप लोग कि हम जीके लेकर आएंगे, तो आज लेकर आए हैं जीके। जैसे कि लिख दिए हैं जनरल नॉलेज, यानी कि जीके का फुल फॉर्म हो गया जनरल नॉलेज। यानी कि जीके में सबसे पहले हम बोले थे कि हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी, सिविक्स, उसके बाद आगे चलते चलेंगे हम। तो सबसे पहले बता देते कि हिस्ट्री में से सबसे पहले चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, और जो कि एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं, एक भी चीज आपका नहीं छूटेगा। हम छोटा से छोटा चीज आपका लेके आएंगे, बेसिक चीज। तो यही कह रहे हैं कि हम ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमसे सीनियर होंगे, वो देखेंगे, या फिर हमसे जूनियर तो हो नहीं सकता, होंगे तो सबसे जूनियर तो हम ही हैं। तो कह सकते हैं कि हमसे जूनियर देखने वाले 1 साल का जूनियर हो सकते हैं, ज्यादा जूनियर होंगे नहीं। तो ज्यादातर वीडियो जो देखेंगे हमसे सीनियर होंगे, और हमको उतना इस सब के बारे में जानकारी है नहीं। तो जैसे भी हम बताएंगे, कोशिश करेंगे अच्छी तरह से बताने के लिए। अगर बाय मिस्टेक जहां भी होती है, गलती होती है, त्रुटि होती है, तो आप लोग मिलकर हमको गाइड करेंगे, ताकि मैं और प्रॉपर ढंग से वीडियो ला सकूंगा। तो सबसे पहले बताते हैं ये चीज कि ये जो है चलेगा सबसे पहले सब्जेक्टिव। बहुतों को का होगा डिमांड के ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्टिव तौर पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर चलेंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चंस आया हुआ एग्जाम में कि बना पाता है या नहीं बनता, या फिर इसको पढ़ने के बाद, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद वो चीज टच होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव पर। तो चलते हैं, वही बात बोल रहे हैं कि कहीं भी हो सकता है गलती, और प्रॉपर ढंग से कैसे करना, क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में हमको और गाइड करें, ताकि मैं और अच्छे ढंग से लेकर आप लोग के लिए लाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले बेसिक चीज, यानी कि हम एकदम बेसिक चीज से आप लोग को स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटी से छोटी चीज को छोड़ेंगे नहीं। और रोज का यही रहेगा 20 से 25 पॉइंट। 20 से 25 पॉइंट का मतलब क्या होगा कि 50 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है लगभग। एक पॉइंट में लगभग तो 2 क्वेश्चन आराम से बनता। अगर ऑब्जेक्टिव हम पहले लेते, तो ऑब्जेक्टिव उतना, मतलब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो उतना वो प्रॉपर ढंग से अच्छी हो नहीं पाता है। सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव आपका अच्छी तरह से जीके होता है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव लेकर आए, ये कंप्लीट होने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो क्वेश्चन टच होता है नहीं, वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। क्या है? भारत का सर्वप्रथम, यानी कि सर्वप्रथम भी हो सकता है या सबसे प्राचीन भी हो सकता है धर्म ग्रंथ कौन सा? तो वेद है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन देव वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि वेद का संकलन करता किसको माना जाता है? तो वेद व्यास को माना जाता है। फिर वेद 4 है। कितना वेद है? तो 4 वेद है। सबको जानते हैं, जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते फिर भी देखना आपको। तो वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो कि बहुत ये क्या कर सकते हैं, मतलब सबको पढ़ा है, आदमी को ये सब चीज जानकारी है, लेकिन फिर भी देखना है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद से स्टार्ट किए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वेद का स्टार्ट। सबसे पहले वेद क्या है? तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है सबसे प्राचीन। उसके बाद काइंड चले, यानी कि कितना टाइप है वेद, हम एकदम बेसिक तौर पर चल रहे हैं। तो काइंड कितना? वेद 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर जैसे इन चारों को संहिता कहा जाता है। इन चारों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। कहीं देखने में दिक्कत हो तो हम आराम से बोल रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको सुनाई तो पड़ रहा होगा। फिर चलते हैं रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। पहला वेद क्या काइंड में चले, वेद का काइंड यानी कि प्रकार में चले, तो पहला प्रकार मिला हमको ऋग्वेद। तो पहले ऋग्वेद पर बात करेंगे, फिर यजुर्वेद पर बात करेंगे, फिर सामवेद पर, फिर अथर्ववेद पर। तो वही चलता है, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। फिर ऋग्वेद में 10 मंडल, ध्यान देना, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। देखना क्या कि ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन हम पहले लेकर आते तो आपका 3 क्वेश्चन इसी में बनता, इसी में 3 क्वेश्चन बनता, और 4 को ऑप्शन देते तो जगह बहुत घेरता और क्वेश्चन ज्यादा हो नहीं पाता। इसलिए हम लेकर आए हैं पहले सब्जेक्टिव, बाद में देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो 3 क्वेश्चन इसमें बनता है। ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल। कितने सूक्ति? तो 1028। और कितने रचनाएं हैं? तो 10,462 रचनाएं। फिर ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा के बारे में हम जानते हैं। ऋग्वेद से ही हम ईश्वर की महिमा के बारे में जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा के बारे में हम जानते हैं। फिर चलते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि बहुत ये फेमस मंत्र है। ये जो कि एक चीज हम बता देते हैं कि हमारे स्टार गोविंदा जी,
वो ये गायत्री मंत्र पढ़ा करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, कितने मंडल में? तो तीसरे मंडल में कौन सा देवता? तो सूर्य देवता। 2 क्वेश्चन तो यही बन गया। सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, यह भी पूछ देता है कि गायत्री मंत्र कौन सा वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। फिर चलते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए एक पॉइंट में 2 क्वेश्चन बन रहा है। ऋग्वेद के कितने मंडल में? तो 9वें मंडल में किसका है? तो उल्लेख कौन सा देवता का? तो सोम देवता का। ध्यान देना है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। फिर ऋग्वेद के 8वें मंडल में, कौन सा मंडल? 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। फिर चलता है नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? तो 250 और अग्नि के लिए तो 200। फिर यजुर्वेद के पाठकर्ता को, देखिए ऋग्वेद समाप्त होने के बाद हम चलते हैं यजुर्वेद दूसरा काइंड पर। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये भी पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं हम देखें पूछा हुआ है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। फिर यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। गद्य पद, ध्यान देना कि गद्य पद जो है ये हम लोग 9th क्लास से मेरा स्टार्ट होता गद्य और पद्य। उससे पहले मेरा गद्य पद नहीं रहता है। 9th क्लास से मेरा स्टार्ट होता 2 चीज में हम पढ़ाई करते हैं हिंदी में, गद्य और पद्य में। तो यह एक ऐसा वेद है, तो गद्य और पद में दोनों में मिलता है। यानी कि यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा एकमात्र वेद, यानी कि ओनली वन, यानी कि एकमात्र वेद क्या है जो गद्य और पद में मिलता है? तो यह यजुर्वेद। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आपका। फिर सामवेद, यजुर्वेद समाप्त होने के बाद चलते हैं सामवेद। तीसरा पॉइंट यहाँ, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान, यानी कि गीत है। यानी कि गाना वगैरह जो है सामवेद में हमको मिलेगा पढ़ने को। सामवेद का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? गान, यानी कि गीत है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। फिर सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि सामवेद जो आधारित है किस पर है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामवेद किस पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। ये क्या बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। फिर है पुराण, यानी कि पुराण क्या है? यानी कि एक वेद मेरा छूट जाता है। इस क्लास में मेरा बोर्ड में नहीं अटने के कारण 3 ही वेद एक साथ चल सका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद एक छूट गया जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका। तो जितना पुराण क्या है और कौन वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। फिर है मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। जो कि ये 3 पुराण आपका कौन वन, जो कि और भी है लेकिन ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम लेकर आए आपके लिए। तो पुराण है 3, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो विष्णु पुराण का जो संबंधित है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण जो संबंधित है आंध्र सातवाहन और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से। तो एक बार ऊपर ही हम खाली सिर्फ रीडिंग देके खत्म कर देते हैं, जो कि कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा तो एक बार रीडिंग कर दें तो आपका मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है भारत का सर्व प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो कि अथर्ववेद अभी आज छूट गया है, नेक्स्ट क्लास में आएगा। इन चारों को संहिता कहा जाता है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 रचनाएं मिलता है। देखिए आपको कैसे याद है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। फिर ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसमें है।
फिर ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। फिर ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचना को क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 रचनाएं उल्लेखित है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा ओनली वन पीस जो है, यानी कि यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान है, गीत है। सामवेद के पाठकर्ता को उर्द्रात कहते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर जो कि आधारित है, ये सामवेद पर आधारित है, बेशक ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पुराण विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। तो जैसे भी हम बता सके और हमको कितना मेहनत करना चाहिए और प्रॉपर ढंग से बताने के लिए, तो जहां भी आपको त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं, तब जाके हम और अच्छी तरह से, कहाँ मेरा गलती हुआ तो हम जाके देख पाएंगे कि यहाँ मेरा बाय मिस्टेक होता है, कहाँ गलती होती है, तो हम अच्छी तरह से आपके लिए प्रॉपर ढंग से वीडियो ले पाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।